हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और इस वर्कशीट के साथ हम फिर से एक बार इतिहास की तरफ लौट रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इससे पहले हम तीन भाग है वो पढ़ चुके हैं। आज की इस वर्कशीट में हम कुछ और पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे लेकिन छूट गए थे उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे फ्रांस की क्रांति के बाद और जो नेपोलियन है उसके उदय से पहले यानी इस बीच में फ्रांस में क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का पहला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति है वो हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और ये फ्रांसीसी क्रांति इस पार्ट का चौथा चैप्टर, इस चैप्टर का चौथा भाग रहने वाला है। आज की दिनांक है 10 नवंबर 2020। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो 14 जुलाई 1789 को होती है और उसके बाद फ्रांस में काफ़ी सारी उथल पुथल होती है। नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और एक कदम बढ़ाता है फ्रांस लोकतंत्र की तरफ। लेकिन पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना फ्रांस की क्रांति के तुरंत बाद में नहीं हो पाती और 1792 के बाद काफ़ी कुछ घटनाएं हैं तेजी से फ्रांस में बदलती है, घटनाक्रम चलता है। तो क्या क्या होता है चलिए उसको देखते हैं। तो 1792 से 94 का जो काल है, यानी कि 1792 से 94 के बीच का जो समय है उसको उग्र गणतंत्रवाद का चरण कहते हैं, उग्र गणतंत्रवाद। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय था वो यूरोप के अन्य देशों में फैलने लग गया था। अब ये भय क्यों फैलने लग गया था? भय ये था कि अगर लोकतंत्र आया, फ्रांस की क्रांति के विचार फैलने लग गए थे, अगर लोकतंत्र आया तो क्या होगा? कुलीन वर्ग, उनसे अधिकार छीने जाएंगे और जो राजतंत्र है यानी कि जो जन्म के आधार पर राजा बने हुए उनके अधिकार भी छीने जाएंगे, क्योंकि जनता की सरकार होगी, चुनी हुई सरकार होगी, प्रतिनिधि सरकार होगी। तो इसलिए यूरोप के अन्य देशों में भी एक डर फैलने लग गया था फ्रांस की क्रांति के बाद। जो पादरी कुलीन वर्ग थे वो फ्रांस से भाग गए थे। उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाने की कोशिश की, दूसरे देशों में इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि अगर क्रांति होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फ्रांस के क्रांतिकारी जो सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में होने लग गया था, क्योंकि जो समानता की भावना थी, जो बंधुत्व की भावना थी, जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो तेज़ी से फैली पूरे यूरोप के देशों में। और सभी लोगों को अच्छा भी लग रहा था कि क्या ऐसी भी सरकार हो सकती है जिसको जनता चुने, क्या ऐसा भी देश हो सकता है जहां पर लोगों को अधिकार प्राप्त हो। तो ये सब कुछ विचार थे वो तेजी से पूरी यूरोप में फैलने लग गए। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया, कोशिश की कि वहां पर लोकतंत्र है उसकी समाप्ति कर दी जाए। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। यानी जब ये युद्ध किया गया फ्रांस का ऑस्ट्रिया के साथ, तो उसको भी ऐसे ही घोषित किया गया कि ये एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का राजतंत्र के खिलाफ युद्ध है। लोकतंत्र मतलब जनता का कुलीन वर्ग के साथ या फिर जो निरंकुश राजा हैं उनके खिलाफ युद्ध है। और इसलिए ये भावना और ज़्यादा तेज़ी से फैली यूरोप के लोगों में। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का भी गठन किया जाता है। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि कैसे फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में अन्य शासक वो भयभीत हो जाते हैं। शासक और शासक वर्ग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता, अपनी शक्तियों को खोने का डर था। अब 1792 के बाद एक पहला जो 1789 की क्रांति के बाद पहला जो बड़ा कदम था कि वहाँ पर वयस्क मताधिकार होता है। जो वयस्क लोग होते हैं वो सक्रिय जो लोग होते हैं वो वोट डालते हैं और राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय कन्वेंशन यानी हम इसकी तुलना कर सकते हैं हमारी संसद से, संसद की तरह वहाँ पर भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब नेशनल जो कन्वेंशन है उसमें कई सारे कदम भी उठाए जाते हैं। कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, क्या क्या होता है, चलिए हम उसको समझते हैं
21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन होता है, यानी कि पहली मीटिंग होती है। कब होती है? 21 सितंबर 1792 को। इसमें जेकोबिन और जीरोदिस्त दोनों दल प्रमुख थे, जिनके सदस्य चुन करके आए थे। जेकोबिन अनुशासित और संगठित थे और पेरिस पर इनका ज़्यादा प्रभाव था, और इनके प्रमुख नेता थे मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इनके प्रमुख नेता थे किनके? जेकोबिन के। ये जेकोबिन और जीरोदिस्त जो दल थे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये क्लब होते थे पहले, फ्रांस की क्रांति से पहले, और जब ये चुनाव हुए तो ये प्रमुख पार्टियां बन गए थे। तो जेकोबिन के प्रमुख नेता थे मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इसको हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि काफ़ी कुछ इसके बारे में हम पढ़ने वाले। दूसरी तरफ जीरोदिस्त थे। ये शिक्षित थे, कुलीन थे, लेकिन व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे, यानी कि पक्के खिलाड़ी नहीं थे राजनीति के। इनके प्रमुख जो नेता थे वो थे मैडम रोला ब्रिशो, ये प्रमुख नेता थे, और दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। गणतंत्र, हमारा देश एक गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है कि वो देश जिसका मुखिया चुना जाए। तो वो गणतंत्र चाहते थे कि देश का मुखिया वो चुना जाए, न कि जन्म के आधार पर एक के बाद दूसरा राजा बनता जाए। तो दोनों ही गणतंत्र के हिमायती थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे कि जो भी विदेशी शक्तियां लोकतंत्र या गणतंत्र के रास्ते में आएगी उनके खिलाफ युद्ध अनिवार्य है। तो उनकी विचारधाराएं काफ़ी हद तक मिलती थी। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। अब हमें विकास की तरफ सोचना चाहिए, शांति की तरफ सोचना चाहिए, और वे अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। यानी वो चाहते थे कि अब हमें थोड़ा ठहराव चाहिए। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे कि सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उधर जेकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे कि निम्न वर्ग के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे कि सभी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचारों में मतभेद था। तो यहाँ पर हमने समझा कि नेशनल कन्वेंशन क्या था, कि नेशनल कन्वेंशन का चुनाव है वहाँ के सभी नागरिक है, यानी जो वयस्क मताधिकार था उसके द्वारा, इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी और गरीब लोग अभी भी उनको अधिकार नहीं दिया गया था, उनके द्वारा इसका चुनाव किया गया था। और इसमें दो प्रमुख दल थे, जेकोबिन और जीरोदिस्त, और उनमें से जेकोबिन के नेता रोबेस्पियर थे, जबकि जो जीरोदिस्त थे उसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला और प्रीशो, और इनके विचार कमोबेश एक जैसे थे। तो ये तो हमने समझा कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि नेशनल कन्वेंशन की पहली मीटिंग हुई थी। लेकिन नेशनल कन्वेंशन के लिए आगे की बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी थी फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासन थे, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि काफ़ी भयभीत हो चुके थे, क्योंकि ये विचार बहुत पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए। लोग भी चाहते थे स्वतंत्रता, लोग भी चाहते थे समानता, लोग भी चाहते थे कि आपस में बंधुता हो। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर के पूरे यूरोप की हो चुकी थी, अतः यूरोपीय देशों में क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए थे। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इनका गुट फ्रांस के विरुद्ध निर्मित हुआ, यानी इन सब देशों ने फ्रांस के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए गुट का निर्माण किया। इस गुट ने कई जगह पर फ्रांस को पराजित भी किया, कई जगह पर फ्रांस के ऊपर हमले भी किए गए, और नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। एक बड़ा कदम था, क्योंकि क्रांति से पहले भी यही मांग थी और यही उद्देश्य था क्रांति का कि राजतंत्र की समाप्ति होगी, गणतंत्र की स्थापना होगी, यानी देश का मुखिया, देश की सरकार चुनी जाएगी और उसको जनता चुनेगी। ये पहली बार पूरे विश्व में हुआ था। तो नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। राजा कौन थे उस वक्त? लुई 16वां। तो लुई 16वां पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और मृत्युदंड की सजा दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, यानी राजतंत्र और राजतंत्र का नामो निशान दोनों खत्म हो जाते हैं 1793 में। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। यही एक बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति का, क्योंकि हालात काफ़ी बुरे हो चुके थे फ्रांस के। कीमतें बढ़ गई थी, जो पहले भी बढ़ चुकी थी, और अब भी हालात में कोई सुधार नहीं थे। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया और जेकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता
पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। यानी ये जो कन्वेंशन था, नेशनल कन्वेंशन, ज़्यादा लंबा नहीं चला। जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ जो उनके समर्थन में थी और कम्यून जो वहाँ के संगठन थे, उनकी सहायता से कन्वेंशन पर हमला किया और एक तरीके से निरंकुश शासक बन बैठे। यानी जो क्रांति के बाद लोकतंत्र की बात थी, वो लोकतंत्र यहीं आते आते टाइम फिस हो चुका था। अब जो 1793 से 94 का समय था जब जैकोबिन सत्ता में आए, 93 से लेकर के 94 तक का जो समय था, वो समय आतंक का राज कहलाता। आतंक का राज या आतंक का काल बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर बोलते हैं इसको। अब आतंक का काल कैसे था कि यहाँ पर आतंक राज की स्थापना हुई और आतंक राज में दोबारा से अव्यवस्था फैल जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। रॉबस्पियर क्योंकि अब सरकार के मुखिया बन चुके थे, जैकोबिन की सरकार आ चुकी थी लुई 16वें की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने आतंक के राज की स्थापना की और इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी। और जो कोई भी जैकोबिन के खिलाफ था, खासतौर पे आतंक का काल तो इसलिए कहा जाता है कि कई सारे कड़े कदम उठाए गए, बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए थे। और उनमें से एक कदम ये भी था कि जो भी जैकोबिन के विरुद्ध था उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। हजारों लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था इस एक वर्ष के दौरान, इसलिए इसको आतंक का शासन कहा जाता है। इस दौरान जिनको लटकाया गया था, जरूरी नहीं था कि वो लोग सिर्फ विरोधी हों, जैकोबिन के सदस्य भी अगर लगता था कि ये हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसको भी फांसी के ऊपर लटका दिया जाता था। तो एक डर का माहौल बना दिया गया था, इसलिए इसको आतंक का शासन कहते हैं या आतंक का काल कहा जाता है 1793 से लेकर के 1794 के बीच में। जुलाई 1794 में आतंक के शासन का अंत होता है जब रॉबस्पियर को कैद कर लिया जाता है और फांसी की सज़ा दे दी जाती है, उसी तरीके से जैसे फांसी की सज़ा रॉबस्पियर ने आतंक के काल में अपने विरोधियों को दी थी। उस वक्त एक गिलोटिन होता था, ऐसे होता था गिलोटिन, ऐसे, और ऊपर से दो यहाँ पे डंडे लगे होते थे और उसके ऊपर इस तरीके से फरसा होता था और यहाँ पे गर्दन फंसाई जाती थी और इसको ऐसे ऊपर से गिराया जाता, स्पीड के साथ काफ़ी भारी होता था, गर्दन धड़ से अलग। तो ऐसे ही तरीके से सभी को सज़ा दी गई थी उस दौरान, आतंक के शासन के दौरान, और इसी तरीके से फिर रॉबस्पियर को भी मृत्युदंड दे दिया गया था। आतंक के राज के दौरान उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली। राज के बाद की बात करें, उदारवादी नेता है वो देश की सत्ता में आते हैं और जो कुछ भी गड़बड़ हुआ था आतंक के शासन के दौरान उसको भंग कर दिया गया, यानी ठीक करने की कोशिश की गई। आतंक के दौरान जो भी मूल्य या जो भी पारिश्रमिक नियंत्रण स्थापित किए गए थे उन सबको हटा दिया गया। तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि क्रांति तो हो गई थी 1789 में, लेकिन फिर भी फ्रांस में उथल पुथल जारी थी। इसमें एक ही अच्छा काल था, वो था नेशनल कन्वेंशन, जिसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे कह सकते हैं कि देश 2 कदम आगे बढ़ा। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य थे जो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा किए गए, जो फ्रांस को कुछ हद तक आगे लेके गए। तो उनमें पहला जो कार्य था नेशनल कन्वेंशन का, वो था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। दूसरा था दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा यानी ऋण न चुकाने पर जेल जाने संबंधी कानून है वो भी समाप्त कर दिया, यानी दास प्रथा वो समाप्त हो गई, ये भी एक बड़ा कदम था। तीसरा था सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गणतंत्र ही घोषित कर दिया गया था, राजतंत्र ही समाप्त हो गया, गणतंत्र बन गया, तो इस कानून की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक नया कैलेंडर भी लागू किया गया था गणतंत्र स्थापना दिवस से 22 सितंबर 1792 से। इसके साथ साथ पूरे देश में माप तोल की नई पद्धति ग्राम, मीटर, लीटर इसको शुरू किया गया, जो पूरे देश में एक जैसी थी। इससे भी देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ कालाबाजारी को रोकने के लिए राशनिंग की नई व्यवस्था है वो शुरू की गई और इससे भी भूखमरी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया गया। और एक अन्य कदम था आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, इससे भी देश में अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आनी शुरू हुई। तो ये महत्वपूर्ण कदम थे जो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद जो रॉबस्पियर का शासन था उसने सब कुछ चौपट कर दिया। तो आज की इस वर्कशीट में हमने समझा कि 1792 के बाद और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ने से पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है फ्रांस के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम। कोई 2 पड़ोसी देश है, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो कि कौन से 2 देश हैं जिनकी सीमाएं फ्रांस के साथ लगती हैं। प्रश्नोत्तर की बात करें तो आज की वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। पहला, पूरे यूरोप में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होने लग गया था। दूसरा, कुलीन वर्ग को अपने अधिकार छीने जाने का भय था। और तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद शासक वर्ग भी लोकतंत्र के कारण गद्दी जाने से भयभीत था। उन्हें भी ये लग रहा था कि अगर लोकतंत्र आया तो वहाँ उनकी गद्दी गई। दूसरा जो क्वेश्चन है, रोबस्पियर कौन था। रोबस्पियर जैकोबिन दल का प्रमुख नेता था जो क्रांति के बाद जैकोबिन सरकार का प्रमुख भी बना। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि आतंक का राज क्या था। रोबस्पियर के 1793 से 1794 के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता है। इस समय के दौरान जैकोबिन सरकार के विरोधियों पर बहुत से अत्याचार किए गए। इस दौरान हजारों लोगों को मृत्युदंड भी दिया गया। चौथा जो प्रश्न है, आज की इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो नेशनल कन्वेंशन के महत्वपूर्ण कार्य थे, पहला, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तीसरा, कालाबाजारी रोकने के लिए नई राशनिक व्यवस्था शुरू की गई। चौथा, फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और पांचवा, फ्रांस में नाप तोल के नए पैमाने लागू किए गए। उम्मीद करता हूँ आज के आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।